Good afternoon, everyone. Welcome, everyone. हाँ जी, मेरी आवाज वीडियो ठीक आ रहे हैं आप लोगों को? ओके। इन्वेंट्री थ्योरी में देखिए, पहले इसको समझ लें इन्वेंट्री थ्योरी होती क्या है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। आप कोई चीज स्टॉक में कर रहे हैं, स्टॉक करने का क्या उद्देश्य होता है? स्टॉक करने का उद्देश्य या तो ये कि आपके तुरंत जरूरत की चीज है, या फिर आप उसको बाद में यूज करना चाहते हैं, या फिर उसको बाद में बेचना चाहते हैं। तो अगर हम बिजनेस में बात करें तो हमारा जो स्टॉक का पर्पज होता है, ये इन्वेंट्री का पर्पज होता है, वो चीजों को बाद में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए होता है। तो जब भी कभी आप इन्वेंट्री थ्योरी में बात करेंगे तो आपको स्टॉक्स को प्रिजर्व करना होता है और उसको बाद के लिए हम उसे बचा के रखते हैं। तो देखिए इसमें इन्वेंट्री रेफर्स टू ऑल द आइटम्स goods and materials held by a business for selling in the market to earn a profit. अब इसमें लोग कई बार जो है गलती कर जाते हैं, समझ लेते हैं जैसे किसी बिल्डिंग में कोई काम चल रहा है तो बिल्डिंग इन्वेंट्री है, या कोई मकान आपने या दुकान आपने किराए पर लिया, वो इन्वेंट्री नहीं है। एक्चुअली जो आर्टिकल आप सेल करने वाले हैं वो इन्वेंट्री में काउंट होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि इन्वेंट्री में कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं ली जा सकती। तो इसमें एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं बात को। अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन, तो डिफाइन से डेफिनेशन देनी है आपको और साथ में एक एग्जाम्पल भी क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए एक न्यूज़पेपर वाला है जो सुबह न्यूज़पेपर वेंडर होता है, तो अपनी साइकिल पर मान लीजिए वो न्यूज़पेपर बांटता है। तो न्यूज़पेपर जो है वो तो एक इन्वेंट्री है, लेकिन जो उसकी साइकिल है जिस पर वो बराबर जो है काम करता है अपना, वो इन्वेंट्री नहीं है, वो उसका एक एसेट है। ठीक है, तो एसेट में और इन्वेंट्री में थोड़ा डिफरेंस होता है, इनको आप अलग रखेंगे। तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। इफ ए न्यूज़पेपर वेंडर, डेफिनेशन कभी भी दें आप, साथ में आपको एग्जाम्पल जरूर देना चाहिए। यूजेज ए व्हीकल टू डिलीवर न्यूज़पेपर to the customer only, customers only, the newspaper will be considered as inventory. The vehicle will be treated as an asset. वैसे मेंशन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं जो बेसिक्स की बातें हैं उनको करूंगा और जल्दी जल्दी जो है आपको चीजें मैं क्लियर करता हूं। इसमें पूरी इन्वेंट्री थ्योरी में हमें कुछ जनरल नोटेशंस का ध्यान रखना है, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं। वो नोटेशंस आप लोग जरूर ध्यान रखें क्योंकि वो एज इट इज यूज होंगे। तो सम जनरल नोटेशंस यूज्ड इन इन्वेंट्री मॉडल्स। General notations used in inventory inventory models.
सबसे पहले इसमें लीजिए आई जो है कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 रुपी इन द इन्वेंट्री फॉर ए यूनिट टाइम। देखिए टाइम का भी इसमें पार्ट रहेगा। टाइम आपको कंसिडर करना है कितने यूनिट्स ऑफ टाइम ले रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा या 1 मिनट, 2 मिनट, तो उसमें से यूनिट्स ऑफ टाइम में बात होगी। तो पहला सिंबल है आई स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 रुपी इन इन्वेंट्री फॉर ए यूनिट टाइम। ये एक्चुअली उस पर लगने वाला इंटरेस्ट हो जाता है। कोई भी पैसा मान लीजिए आपने लगाया हुआ है इन्वेंट्री में, तो उस पर लगने वाला ब्याज, और 1 रुपए के ऊपर हम मान रहे हैं, और कभी कभी ये टोटल भी काउंट होता है। फॉर ए यूनिट 1 रुपी इन्वेंट्री फॉर यूनिट टाइम। नेक्स्ट देखिए इसमें C1 इज द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम तो सारी चीजें हैं ही। ये होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है कितने टाइम आप होल्ड करना चाहते हैं, और उसको होल्ड करने की जो कॉस्ट है, मतलब इन्वेंट्री को रोकने की जो कॉस्ट है। C2 स्टोरेज कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट पर यूनिट टाइम। ये यूजुअली एब्सेंट रहती है। जो शुरू के मॉडल्स हैं उनमें शॉर्टेज कॉस्ट को कहीं कंसिडर नहीं किया गया है, यानी शॉर्टेज नहीं आने देंगे। जो भी चीज हमारे पास आएगी उसके तुरंत सप्लाई हम कर सकते हैं, शॉर्टेज कभी नहीं होगी। बहुत ही मतलब बाद में जाके मॉडल्स आएंगे। C3 है सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन। सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन, एक बार आपने मटेरियल बनाना शुरू करा और उसके बाद में जहां काम खत्म हुआ वो एक प्रोडक्शन रन होगा, उसमें लगने वाला जो सेटअप कॉस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद में आइए क्यू जो है लॉट साइज पर प्रोडक्शन रन। कितना आप माल तैयार कर रहे हैं, लॉट साइज पर प्रोडक्शन रन। लॉट साइज पर प्रोडक्शन रन यानी आपने जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है वो, दैट इज द टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन 1 रन। एक बार में जितनी आप अमाउंट तैयार कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी तैयार कर रहे हैं, उसकी बात है। नेक्स्ट इज आर स्टैंड्स फॉर टोटल डिमांड। इसके बाद में है स्मॉल आर, दिस इज द डिमांड रेट। किस रेट पर जो है, डिमांड रेट का मतलब पैसे वाला रेट नहीं, रेट का मतलब दर, डिमांड रेट मतलब समय के हिसाब से बदलेगी ये। इसके बाद में है कैपिटल के, प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट का मतलब यह है कि आपका जैसे माल एक बार फिनिश हो गया, कच्चा माल खत्म हो गया, उस पर दोबारा जैसे आप इन्वेंट्री प्रोड्यूस करते हैं, दोबारा जो माल का लॉट है आपके पास आता है, वो कहलाता है इसका कि प्रोडक्शन रेट, दैट इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ इन्वेंट्री। रिप्लेनिशमेंट मतलब दोबारा भरना, और एक होता है डीप्लेनिशमेंट, उसमें खत्म हो जाना। तो के इसके बाद लीजिए सी जो है ये है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट टाइम। एवरेज
टोटल कॉस्ट, इसको कभी कभी हम CQ से भी डिनोट करते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट टाइम। इसके बाद लीजिए टी जैसे टाइम के लिए है, तो एक टाइम इंटरवल के लिए, एक रन की बात कर रहे थे ना, तो वो टाइम होगा ये। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू consecutive replenishments of inventory, replenishments of inventory। फिर इसके बाद आ जाइए Z। ये हम स्टॉक लेवल से भी बोलते हैं, अगर आप स्टॉक कर रहे हैं, या ऑर्डर लेवल, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जो ऑर्डर आएगा उसको तुरंत हम उसका निस्तारण करेंगे, ऑर्डर लेवल। Z के बाद आइए L। L होता है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब यह है कि जैसे आपने काम स्टार्ट किया तो उस समय पूरा सेटअप चलाने में कुछ समय लगेगा, तो जो गैप होता है, जैसे आपके पास ऑर्डर आया वहां से हम मान लेंगे कि आपका काम स्टार्ट हो गया, और आपने तैयार करके दिया और दूसरा रिप्लेसमेंट हो गया, मतलब दूसरा रिप्लेसमेंट आ जाता है, उस समय तक का जो टाइम है वो लीड टाइम कहलाता है। लीड टाइम आपको हर बार, हर आर्टिकल में जितने मॉडल्स आप करेंगे सब में 0 लिया गया है, यानी बीच का समय कोई हम मानते नहीं है, कोई खराब होता है तो लीड टाइम को हमेशा 0 लिया जाता है। जस्ट एक थ्योरेटिकल चीज है ये। इसके बाद में कुछ हम स्टार लगा के बात करते हैं, क्यू स्टार हो गया, या आपका टी स्टार हो गया, या जेड स्टार हो गया। ये ऑप्टिमल वैल्यूज के लिए हैं, जो अभी टी और आपका क्यू और जेड ये हम डिफाइन करें तो ये ऑप्टिमल वैल्यूज, अभीष्ट जो हमें चाहिए, ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ क्यू, टी एंड जेड, जो ऊपर वैल्यू में लिखी है। ठीक है जी, तो ये छोटे छोटे नोटेशन से ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आइए, 2 तरह के मॉडल्स हैं, आपको इनमें से एक ही तरह का मॉडल पूरे चैप्टर में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मॉडल्स। टाइप्स ऑफ मॉडल में 2 हैं, एक तो है डिटरमिनिस्टिक मॉडल, और दूसरा होता है नॉन डिटरमिनिस्टिक मॉडल। तो पहले डिटरमिनिस्टिक मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा डिटरमिनिस्टिक मॉडल है, इसमें डिमांड हमेशा आपको पता रहेगी और डिमांड फिक्स रहेगी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। डिमांड इज नोन एंड फिक्स्ड फॉर ए सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बाद में आइए नॉन डिटरमिनिस्टिक मॉडल्स। आपको डिटरमिनिस्टिक मॉडल ही दिए जाएंगे सारे स्टडी के लिए। नॉन डिटरमिनिस्टिक मॉडल को हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी कहते हैं। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में जो डिमांड होती है वो आपको पता नहीं होती और उसकी कोई सर्टेनिटी भी नहीं होती। तो जो डिमांड्स हैं
over a subsequent period of time are unknown and could not be determined with certainty। इस तरह से। हाँ जी, बताइए। यहां तक कोई चीज पूछनी हो, क्लियर ना हो तो आप बताइए। जितने भी मॉडल हैं आपके, वो सब इकोनॉमिक लॉट साइड मॉडल्स हैं, उन्हीं के बारे में बात करनी है पूरी हमें। इकोनॉमिक लॉट साइज मॉडल्स। इसमें जो एजम्पशंस हैं, एक एजम्पशन तो जो आपका ड्रेस मॉडल का वही है। स्टॉक लेवल्स आर डिप्लेनिश्ड stock levels are replenished with time and then, अब खत्म हो गया तो दोबारा आपको वहां पे डालना पड़ेगा, then are replenished with new arrivals। और इसमें डिमांड जो है हमेशा फिक्स रहेगी, वही जो ऊपर वाले मॉडल बात हुई है डिटरमिनिस्टिक मॉडल में। डिमांड is assumed to be fixed and completely known in advance। पहले से ही आपको पता होगा डिमांड के बारे में। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कितना जो है साइज रखना है अपने लॉट का, वो आपको इस तरह का रखना है कि टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो। क्योंकि आप कितनी इन्वेंट्री रखना चाहेंगे, आपको कितना माल तैयार करके रखना है, तो ये क्लियर होना चाहिए जिससे टोटल कॉस्ट जो होती है हमारी जब तक हम सेल करके आते हैं वो मिनिमाइज हो जाए। उस पर ही हमें इसमें काम करना होता है। तो आइए इसमें लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल पूरा लिखते हैं। टू फाइंड the size of order which minimizes the total cost when demand is fixed and known। ये चीज बार बार जो है रटाई जा रही है कि डिमांड पहले से पता होगी हमें। यूजुअली मतलब ये उस तरह की मार्केट की बात हो रही है जहां पर आपका काम रनिंग पर है। तो अब आइए इसमें हम फर्स्ट मॉडल पर आ रहे हैं। इकोनॉमिक लॉट साइज मॉडल
economic lot size model with uniform rate of demand. With uniform rate of demand, infinite production rate. अब आप समझ सकते हैं कि जैसे इनफाइनाइट वर्ड के लिख गया और इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट, तो ये आइडियल सिचुएशन है. एंड हैविंग नो शॉर्टेजेस. जब इनफाइनाइट प्रोडक्शन रेट है, शॉर्टेज तो आ ही नहीं सकती. हैविंग नो शॉर्टेजेस. तो इस समय जो हम काम कर रहे हैं, ये मार्केट में उस तरह से काम नहीं कर सकता प्रैक्टिकली पर्पज से हम बात करें तो. ठीक, अब देखिए इसका क्या ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडल. To derive an economic lot size formula. And the minimum average cost. कम से कम एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए. बताइए, यहां तक कोई चीज पूछनी है आपको? समझ में आ रहा तो ओके करिए. इसमें कुछ एजम्पशंस की बात करेंगे, जो मॉडल में एजम्पशंस हमें लेके चलने हैं. Assumptions in the model. So we'll see demand. Number one, demand is uniform. At a rate of R units per unit time. R units per unit time. Number two, production is instantaneous, infinite rate. Production is instantaneous. जादुई चिराग है आपके हाथ में, जैसी आपने घिसा और तुरंत सामान तैयार. That is production rate is infinite. Next, number third, lead time is zero. लीड टाइम इज जीरो. एक्चुअली क्या है ना, अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी आप एबीसी पढ़ रहे हैं, तो उतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपको नहीं डाला जा सकता. पहले आप मॉडल समझेंगे, उन्हीं मॉडल्स में एडवांसमेंट करके हम आगे तक पहुंचते हैं चीजों को लेकर. लीड टाइम इज जीरो. तो लीड टाइम पहले समझिए, लीड टाइम क्या होता है. तो जैसे टाइम गैप की बात कर रहा हूं मैं, जैसे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, आपके पास कोई ऑर्डर आया और उस समय उसको आपने पूरा कर दिया, ठीक है, और अराइवल जो दूसरे गुड्स का हुआ उसके बीच का जो टाइम है वो आपका लीड टाइम होता है. तो इसका लीड टाइम जीरो का मतलब है टाइम गैप जो है जीरो रहेगा. दैट इज टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड अराइवल ऑफ गुड्स. इज जीरो. बहुत सारी इंडस्ट्री इसी बातें बैठ जाती हैं, माल ऑर्डर किया और अब तक माल है नहीं, तो इस चीज को यहां पर खत्म कर दिया गया. लीड टाइम इसमें कुछ भी नहीं है. इसके बाद में फोर्थ C1.
C1 is the holding cost per unit time. ये आपको भी हर बार बताने पड़ेंगे जब भी आप मॉडल लिखेंगे. होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट एक आइटम का और पर यूनिट टाइम, 1 घंटे में, 1 सेकंड में या 1 मिनट में, पर यूनिट टाइम. नंबर 5 C3 स्टोरेज, सॉरी शॉर्टेज यहां पर है नहीं तो शॉर्टेज कॉस्ट की बात नहीं करेंगे, C2 यहां पर हट गया है. C3 की बात होगी सेटअप कॉस्ट. शुरू में भी लिखे थे ना सारे सिंबल्स. तो सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन. सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन. और लिख तो देते ही हैं शॉर्टेजेस आर नॉट अलाउड, तो C2 है ही नहीं. शॉर्टेजेस आर नॉट अलाउड. ठीक है जी. अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर. लेट Q be the units of quantity produced या ऑर्डर. जितना ऑर्डर को प्रोडक्शन तुरंत हो जाना है क्योंकि इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शन है, तो आप इसको क्वांटिटी प्रोड्यूस भी कह सकते हैं और ऑर्डर्ड क्वांटिटी भी कह सकते हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस हमारा प्रोडक्शन है. तो ऐसे में कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, कि कितनी क्वांटिटीज ऑर्डर की गई और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी, दोनों एक ही बात है. और ऑर्डर्ड पर प्रोडक्शन रन. at intervals of time t. टाइम टी इंटरवल्स लेकर के उसमें हर प्रोडक्शन रन के लिए अलग टाइम इंटरवल लेंगे. तो अगर इसको हम एक ग्राफ पर लें, ये जो ग्राफ है ये इकोनॉमिक्स में तो खूब यूज होते हैं. इसमें एक साइड हम ले रहे हैं इन्वेंट्री और एक साइड हम ले रहे हैं टाइम. एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर इन्वेंट्री ले लिया. और इन्वेंट्री के लिए जो टाइम पीरियड है 0 टाइम पीरियड से स्टार्ट होगा. टाइम गैप तो लेने नहीं है कहीं भी. 1 2 3 एंड 4 इस तरह से लेते चले जाएंगे टाइम पीरियड्स. और यहां पर अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो ये इन्वेंट्री क्यू से डिजाइन की जाएगी. कितनी इन्वेंट्री है, मान लीजिए यहां तक की इन्वेंट्री है, ये क्यू हो गई इन्वेंट्री यहां से यहां तक. इतना लॉट साइज आपने प्रोड्यूस करा और इतने टाइम में करा. ठीक है. तो इसका एरिया बताएगा कि आपने टोटल लॉट कितना प्रोड्यूस करा. तो ये आपका इतना आया. और इसके बाद अगली इन्वेंट्री की जब बात करेंगे तो फिर से आप यहां पर एक वर्टिकल बार खड़ा कीजिए और यहां पर ये अगला टाइम पीरियड, इसी तरह से अगला यहां वर्टिकल लाइन खड़ा करो और ये इसको बुलाओ, तो ये अगला टाइम पीरियड एंड सो ऑन. इस तरह से ये चलता रहेगा. ये सारे सारे क्यू जो है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है और टाइम टी जो इंटरवल्स है एक रन का, वो टाइम टी इस तरह से लेके चल रहे हैं. तो आते हैं इस पर. द डिमांड रेट जो है हमारे मालूम है आर यूनिट्स पर यूनिट टाइम है. सिंस द डिमांड रेट is R units per unit time. R units per unit time. Therefore, the quantity produced in one production run
Q इज इक्वल टू R इंटू टी, Q इज इक्वल टू R इंटू टी, इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद निकालेंगे होल्डिंग कॉस्ट। Now, the cost of holding inventory per production run ये आप ध्यान रखेंगे, ये C1 इंटू ये एरिया, इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए O, A और B ये ट्रायंगल हुआ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये C1 जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट और पर प्रोडक्शन रन, तो एक इसका जो एरिया टोटल वो ले लेंगे, और ये होगा हमारा C1, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का लेते हैं तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर लेंगे, तो 1/2 Q इंटू टी, ये हमारे पास, ये ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री किस तरह से निकाली गई है ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो सेटअप कॉस्ट है पर प्रोडक्शन रन, वो हमारी C3 थी। ऑल्सो द सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन इज इक्वल टू C3। तो अगर टोटल कॉस्ट चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन और जो प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टी का ड्यूरेशन है उसमें, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ रहा है 1/2 C1 Q T प्लस C3। तो अगर एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने पर यूनिट टाइम, तो T से डिवाइड कर देंगे, उसी का नाम C और CQ भी मैंने कहा था, CQ भी कहते हैं उसे। दिस इंप्लाइज एवरेज टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन ऑफ टाइम T, प्रोडक्शन रन ही कहते हैं, पर प्रोडक्शन रन पर यूनिट टाइम, वो टी टाइम में था तो टी से डिवाइड कर देंगे। इसका नाम आप रखेंगे CQ, वह C से भी कहते हैं इसको, CQ कह लीजिए। तो 1/2 C1 QT प्लस C3 अपॉन T, यानी ये हो गया आपका 1/2 C1 Q, T से T कट जाएगा, प्लस C3 अपॉन T। अब जरा C3 की वैल्यू रख देते हैं, C3 नहीं सॉरी, इसकी आपको T को हटा लेते हैं इसमें से, क्योंकि फंक्शन हमारा पूरा Q में चला जाएगा, T भी वेरिएबल क्वांटिटी है। तो 1/2 C1 Q और C3 और T को हटा करके Q अपॉन R था हमारा, इक्वेशन नंबर 1, Q अपॉन R, तो 1/T हो जाएगा R अपॉन Q, सिंस Q इज इक्वल टू RT। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है CQ का, CQ इज इक्वल टू 1/2 C1 इंटू Q प्लस C3 R अपॉन Q। This gives the cost equation, which is the cost equation. ये डायरेक्ट जब हम क्वेश्चंस करते हैं उस समय हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, सिंबल्स पता होने चाहिए। अच्छा, हमें इसको ही मिनिमाइज करना है CQ को,
तो इसकी मिनिमाइज वैल्यू के लिए काम करेंगे। और मिनिमाइज करने के लिए जो हमारी कैलकुलस की फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच है उसका यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमा की। तो हेडिंग डाल दीजिए टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सी क्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सी क्यू। तो ये जो एक क्वेश्चन है इसको नंबर 2 दे देते हैं और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू क्यू। डिफरेंशिएटिंग टू विद रेस्पेक्ट टू क्यू, तो डीसी अपॉन डी क्यू। ये क्यू लिखने का थोड़ा सा काम मतलब जो हमने किया इसलिए कि भाई क्यू का फंक्शन है ये बताते चले। तो डीसी अपॉन डी क्यू, तो ये रह जाएगा C1 अपॉन 2 प्लस C3 और माइनस के R अपॉन क्यू स्क्वायर। क्यू का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन क्यू है, उधर जाकर के माइनस क्यू का -1, -1 क्यू का -2, तो नीचे क्यू स्क्वायर। इसको डाल दो नंबर 3। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रही, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, डीसी अपॉन डी क्यू शुड बी 0। डीसी अपॉन डी क्यू 0 करेंगे तो ये सारा 0 पे जाएगा, विच विल इंप्लाई C1 अपॉन 2 माइनस के C3 R अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो C1 अपॉन 2 C3 R अपॉन क्यू स्क्वायर, मुझे क्यू चाहिए, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है, तो क्यू स्क्वायर विल बी C3R 2C3R अपॉन C1। यहां से क्यू मिल गया, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, अंडर रूट 2C3R अपॉन C1। ये हमारा लॉट साइज आ गया, कितनी हमें वैल्यू रखनी है। लेकिन अभी मिनिमाइज के लिए इसको दिखा दूं, D2C अपॉन DQ2 जो है आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने पर मिनिमाइज वैल्यू देगा। तो डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू Q, इसको भी हमें बॉक्स कर देना चाहिए, ये डायरेक्ट यूज होती है वैल्यू। डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू T, तो यहां मिलेगा आपको D2C अपॉन DQ2 और C1 0 हो गया। यहां से माइनस माइनस प्लस, क्योंकि क्यू का -2, क्यू का -2 का -2 और क्यू का -3, तो क्यू क्यूब आएगा, तो 2C3 और R अपॉन क्यू क्यूब इतना आया। ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, R C सब पॉजिटिव ही है। फॉर Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2C3R अपॉन C1। और जैसे ही आपने कहा कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो C इज मिनिमम, which implies CQ is minimum. CQ is minimum at Q is equal to 2C3R upon C1 अंडर रूट में। ये कहलाता है विल्सन इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर्मूला, which is known as Wilson economic lot size formula. इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर्मूला। यहां पर हमारा लगभग आर्टिकल खत्म हो गया। अभी यहां पर हम ऑप्टिमम वैल्यू के लिए बात करेंगे। एक आर्टिकल हमारा खत्म हो गया है, तो जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है वहां से टाइम को जरा फिर से डिफ्रेम करते हैं। ये था बाकी यूजल टू RT, क्वेश्चन 1 यही है हमारी। तो अगेन फ्रॉम 1, T इज इक्वल टू Q अपॉन R। T का मान Q अपॉन R, तो Q की वैल्यू रख देंगे, T इज इक्वल टू Q की वैल्यू ये है तो 1 अपॉन R और स्क्वायर रूट 2C3R अपॉन C1, यानी ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2C3 अपॉन C1R। ये आपको ऑप्टिमल वैल्यू देता है टाइम t के लिए, which gives optimal value of t, which gives optimal value
ऑफ टी, इसको टी स्टार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टी स्टार ये हो गया, क्यू स्टार ये हो गया। इसके अलावा अगर आप क्यू का यही मान आप इक्वेशन नंबर 2 में डालें तो आपको सी का जो मिनिमाइज्ड वैल्यू वो सामने आ जाएगी। कॉस्टिंग कितनी आनी है, ऑप्टिमल कॉस्ट। मोर ओवर putting Q is equal to square root of 2C3R upon C1 in equation 2, we get, तो आपके पास है CQ और CQ भी ये मिनिमम हो जाएगा क्योंकि हर चीज मिनिमम लेके आ रहे हैं। तो CQ मिनिमम दिस विल बी 1/2C1 और Q की वैल्यू डालो। Q की वैल्यू है √ 2C3R अपॉन C1 प्लस C3 इंटू R और 1/Q। 1/Q करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, C1 ऊपर और 2C3R नीचे। आसान है ये, मतलब ऐसा कोई ज्यादा एजम्पशंस जो है उनको मान के चलिए, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो तो काम चली जाएगा। अब देखो यहां पर एक 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेते हैं और जो अंडर इसके अंदर है इसको C1 को अंदर ले जाता हूं मैं, तो 1/2 √ C1 अंदर गया, C1 का स्क्वायर जाएगा तो 2C1 C3 और R प्लस इसमें C3 R तो अंदर ले ही जा रहे हैं और एक 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहे हैं तो 2 और √ में ये भी आपका 2C1 C3 और R हो जाएगा और जिसको आप जोड़ देंगे तो आपका ये 1/2 1 हो जाएगा और √ 2C1 C3 और R ये आपको मिनिमम कॉस्ट देता है पर यूनिट टाइम, विच गिव्स द मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट टाइम। यहां पर आपका जो है आर्टिकल 1 या कहिए मॉडल 1 फिनिश होता है। बताइए समझ में आ गया तो ओके करेंगे इसको। ठीक है जी, ओके, गुड डे एवरीवन।